हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। डाइजेशन सिस्टम ऑफ ह्यूमन के अंदर हम पिछली 2 क्लासों के अंदर पढ़ चुके हैं कि एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, जिसमें हमने 2 संरचनाओं का अध्ययन कर लिया, जिसमें मुख और मुख गुहिका। मुख गुहिका के अंदर हमने पढ़ा था तालु, दांत, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। अब इसको एक बार पूरे आहार नाल को एक डायग्राम के द्वारा अपन जब समझते हैं तो हम कहेंगे कि यहाँ पर ऊपरी ओष्ठ व निचले ओष्ठ के द्वारा घिरी हुई एक दरारनुमा संरचना पाई जाती है, जिसको माउथ कहते हैं या मुख कहा जाता है, जो ऊपरी ओष्ठ व निचले ओष्ठ के द्वारा घिरी रहती है। और मुख है वो आगे मुख गुहिका या बक्कल कैविटी के अंदर खुलते हैं। मुख गुहिका के अंदर हमने पढ़ी 3 प्रकार की संरचनाएं होती हैं, जिसमें हमने पढ़ा तालु, हार्ड एंड सॉफ्ट। यहाँ तक का ये भाग जो होता है ये हार्ड पैलेट होती है और ये सॉफ्ट पैलेट होती है। और अंत में ये जो संरचना होती है जो यूवुला कहलाती है। उसके बाद में हमने ये भी पढ़ा कि मुख गुहिका के अंदर दांत पाए जाते हैं और मनुष्य के अंदर गर्तदंती, विषमदंती, द्विबारदंती दांत उपस्थित होते हैं। और पिछली क्लास के अंदर हमने दांत की विस्तृत संरचना का अध्ययन किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरी जो संरचना होती है जीवा, यानी हम कहेंगे कि मुख गुहिका के अंदर एक चपटी मांसल प्लेट नुमा संरचना पाई जाती है, जिसको जीभ कहते हैं। जीभ है वह भोजन के स्वाद का पता करने का ज्ञान कराती है या स्वाद का ज्ञान कराती है, बोलने में सहायक होती है। और हम कहेंगे कि यह जीभ है, इसका जो अग्र सिरा होता है, अग्र सिरा स्वतंत्र होता है, जबकि पश्च सिरा है वो हायोड उपकरण द्वारा जुड़ा रहता है। हायोड अस्थि पाई जाती है जो अपन स्केलेटन सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं। यह एकमात्र ऐसी बोन है जो किसी भी बोन से जुड़ी हुई नहीं रहती है, यू आकार की बोन पाई जाती है। जीभ के ऊपर विभिन्न प्रकार की स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। यदि जीभ की हम संरचना का अध्ययन करते हैं तो जीभ की संरचना इस प्रकार होती है। ये वाला जो सिरा होता है वो जुड़ा हुआ होता है, जिसमें हम कहेंगे ये वाला जो भाग है ये पूरा का पूरा है वो फेरिंक्स या फेरिंजियल भाग के अंदर पाया जाता है, ग्रसनी के अंदर दबा हुआ होता है। जबकि ये वाला जो भाग है वो ओरल या मुख के अंदर उपस्थित होता है। यहाँ पर लिंगुअल टॉन्सिल पाए जाते हैं। और ये जो सिरा होता है जिसको सरकम वैलेट पेपिली कहा जाता है, सरकम वैलेट पेपिली। इसके अलावा हम कहेंगे इसके ऊपर छोटी छोटी कवक रूपी छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं। इनकी संख्या पूरी जीभ पर होती है, लेकिन हम कहेंगे कि जीभ का जो अग्र सिरा होता है वहाँ पर इनकी संख्या अधिक होती है, जिसको हम फंजाइफॉर्म पेपिली कहते हैं। और ये गुलाबी रंग की होती हैं तथा स्वाद का ज्ञान कराती हैं। इसके अलावा पूरी जीभ के ऊपर धागे रूपी या सूत्र रूपी संरचनाएं भी पाई जाती हैं, जो स्वाद कलिकाएं होती हैं। इन्हें हम फिलीफॉर्म पेपिली कहते हैं। और ये संख्या में अधिक होती है, लेकिन ये स्वाद का ज्ञान नहीं कराती है। और जीभ पर मुख्य रूप से हम कहेंगे कि मीठा, खट्टा, नमकीन और कड़वे स्वाद के लिए स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। और जीभ है वो बोलने के अंदर भी सहायक होती है। इसके अपन आगे पढ़ते हैं। यहाँ से आगे का जो भाग होता है मुख गुहिका, और मुख गुहिका के आगे का भाग है
वो फेरिंग्स कहलाता है या ग्रसनी कहलाता है। ग्रसनी के अंदर हम कहेंगे ये जो तालू होता है या पैलेट होता है वो ग्रसनी को दो भागों के अंदर बांटता है। पृष्ठ कक्ष जो होता है वो नेजोफेरिंग्स कहलाता है और इस नेजोफेरिंग्स भाग के द्वारा यहाँ पर इंटरनल नेरिज पाए जाते हैं, अंतर नासा छिद्र उपस्थित होते हैं जिनके द्वारा ये नासा जो मार्ग है वो ग्रसनी भाग के अंदर खुलते हैं। इसके अलावा इस भाग के अंदर एक एक यूस्टेकियन नलिका के छिद्र पाए जाते हैं जो इस यूस्टेकियन नलिका कानों में कर्णपटक के साथ में जुड़ी हुई होती है। इसके अलावा अपन कहेंगे ये वाला जो भाग होता है वो ओरोफेरिंग्स कहलाता है या मुख ग्रसनीय भाग कहलाता है। फिर हम नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर एक छिद्र पाया जाता है और इस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रसिका के अंदर खुलती हैं और इसोफेगस के अंदर खुलती हैं और इस छिद्र को अपन कहते हैं गुलेट कहा जाता है, जहाँ पर हम कहेंगे यह ग्रसनी भाग के अंदर खुलता है। और इसके अलावा यहाँ पर एक और छिद्र पाया जाता है जिसको हम ग्लोटिस कहते हैं, ग्लोटिस कहा जाता है और यह ग्लोटिस भाग है जो लेरिंग्स के अंदर खुलता है या जो कंठ पाया जाता है कंठ के अंदर खुलता है। इस ग्लोटिस भाग के ऊपर एक उपास्थि से निर्मित संरचना पाई जाती है जिसको एपिग्लोटिस कहा जाता है। एपिग्लोटिस क्या करती है, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन के कणों को श्वसन नली में जाने से रोकने का कार्य है वो एपिग्लोटिस के द्वारा किया जाता है, जबकि भोजन के कणों को नासा मार्ग में जाने से रोकने के लिए यहाँ पर यूवला जो पाया जाता है, वेलम पैलेटाइज जो पाया जाता है वो भोजन के कणों को रोकता है। इसके आगे इस गुलेट भाग के द्वारा यहाँ तक का जो भाग होता है वो ग्रसिका कहलाता है, ओसोफेगस कहलाता है और यह पतली एक नलिका रूपी संरचना होती है जो आगे जाकर आमाशय के अंदर खुलती है। आमाशय हम कहेंगे आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है और यह एक थैलेनुमा संरचना के रूप में होता है, जहाँ पर हम कहेंगे भोजन है वो 5 से 6 घंटे के लिए संग्रहित किया जाता है या भोजन को स्टोरेज किया जाता है। आमाशय की संरचना को यदि हम पढ़ें तो ये वाला जो भाग होता है, जैसे ये भाग इसोफेगस से जुड़ा होता है और यहाँ पर ये वाला भाग है वो कार्डियक पार्ट कहलाता है, कार्डियक पार्ट। और यहाँ पर एक वाल्व पाया जाता है या कपाट पाया जाता है जिसको कार्डियक कपाट कहा जाता है या इसको कार्डियक वाल्व कहते हैं, जो क्या करता है भोजन को ग्रसिका से आमाशय में आने तो देता है लेकिन हम कहेंगे आमाशय से भोजन को पुनः ग्रसिका में जाने से रोकता है। फिर ये वाला जो भाग होता है, अधिकांश भाग है वो इसका फंडस भाग कहलाता है जो आमाशय का लगभग 80% भाग कहलाता है, 80% भाग बनाता है। इसके अलावा यहाँ पर बॉडी और ये वाला जो भाग है वो पाइलोरिक पार्ट कहलाता है या पाइलोरिक भाग कहलाता है और यहाँ पर भी हम कहेंगे एक कपाट पाया जाता है या एक वॉल्व होता है जिसको पाइलोरिक वाल्व कहा जाता है। यह भी एक विषय होता है जो क्या करता है भोजन को हम कहेंगे आमाशय से ग्रहणी में जाने देता है और वापस ग्रहणी से भोजन को आने से रोकता है। इसके अलावा आमाशय के अंदर विभिन्न प्रकार की जठर ग्रंथियां भी पाई जाती हैं और विशेष प्रकार की इसमें कोशिकाएं भी पाई जाती हैं, जैसे म्यूकस कोशिकाएं पाई जाती हैं, म्यूकस सेल्स होती हैं जो म्यूकस का स्राव करती हैं, श्लेष्मा का स्राव करती हैं। इसके अलावा इसमें एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसको हम ऑक्सिंटिक सेल्स कहते हैं, जो क्या करती हैं ऑक्सिंटिक सेल्स या इसको
पैराइटल सेल्स भी कहा जाता है। ये क्या करती हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का स्राव करती हैं। HCl क्या करता है? भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। इसके अलावा भोजन के साथ में आए विभिन्न प्रकार के जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उन सूक्ष्म जीवों को मारने का कार्य करता है। भोजन के जो कठोर कण होते हैं उनको गलाने का कार्य करता है। इसके अलावा हम कहेंगे विशेष रूप से इसका जो मुख्य कार्य होता है, हम कहेंगे इनके अंदर पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन नामक एंजाइम पाए जाते हैं। और ये हम कहेंगे इसके अंदर पाई जाने वाली मुख्य कोशिकाएं या जो जाइमोजन सेल्स होती हैं इनके द्वारा स्रावित होता है। तो हम कहेंगे कि ये जो पेप्सिनोजन है और वो प्रोरेनिन है, दोनों निष्क्रिय अवस्था के अंदर होते हैं। इन निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदलने का कार्य हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है या HCl करता है। इसके अलावा प्रोरेनिन जो होता है ये भी निष्क्रिय अवस्था में होता है। प्रोरेनिन को सक्रिय रेनिन में बदलने का कार्य भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है, जो ऑक्जेंटिक कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है, यदि ऑक्जेंटिक कोशिकाओं को निष्क्रिय कर दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हम कहेंगे कि ऑक्जेंटिक कोशिकाओं को निष्क्रिय कर दिया जाए या ऑक्जेंटिक कोशिका निष्क्रिय हो जाती हैं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव नहीं होगा। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव नहीं होगा तो जो निष्क्रिय पेप्सिनोजन है, निष्क्रिय प्रोरेनिन है, उनको सक्रिय पेप्सिन व रेनिन के अंदर रूपांतरण नहीं होगा या उसमें नहीं बदलेंगे, क्योंकि पेप्सिन जो है वो प्रोटीन अपघटनीय एंजाइम होता है या प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम पाया जाता है। इसके बाद में ये तो हो गई आमाशय। अब आमाशय की जो भित्ति पाई जाती है या आमाशय की दीवार है, ग्रसिका की दीवार है, तो इनकी जो औतिकी है वो हम अलग से एक टॉपिक के अंदर आहार नाल की औतिकी के अंदर पढ़ेंगे, जिसमें हम आमाशय की औतिकी, ग्रहणी की औतिकी और आंत की औतिकी इन सबको एक ही साथ पढ़ेंगे। अब आमाशय के बाद में यहाँ पर हम कहेंगे पाइलोरी कपाट पाया जाता है। पाइलोरी कपाट से आगे का जो भाग होता है वो आंत का शुरू हो जाता है या हम कहेंगे इंटेस्टाइन, आंत्र भाग शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर एक और संरचना है, जैसे ये जो लीवर है, यकृत पाया जाता है, यकृत, और यहाँ पर है अग्नाशय। ये दोनों पाचक ग्रंथियाँ, हमने पहले पढ़ा था पाचक ग्रंथियाँ, जिसमें लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो मुख्य गुहिका के अंदर स्थित होती हैं। इसके अलावा अग्नाशय ग्रंथि है, यह भी पाचक ग्रंथि है, और लीवर या यकृत जो है यह भी पाचक ग्रंथि के अंतर्गत आता है। इसको हम अलग से पाचक ग्रंथियों के अंदर पढ़ेंगे। तो हम कहेंगे कि यहाँ से ये इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है, जिसमें आंत को दो भागों के अंदर डिवाइड करते हैं, जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, जिसको हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ग्रहणी, ड्यूडेनम, फिर मध्यांत्र, जेजुनम, और इलियम, जिसको इलियम पहले शुद्रांत्र इलियम। ये जो तीन जो संरचनाएं होती है जो छोटी आंत की होती हैं। अब यहाँ से लगाकर यहाँ तक एक यू आकार की नलिका पाई जाती है, जिसको हम ग्रहणी कहते हैं, और ग्रहणी की लंबाई है वो 25 सेंटीमीटर के समथिंग होती है।
यहाँ पर हम कहेंगे इस ग्रहणी भाग के अंदर ही पित्ताशय से आने वाली सामान्य पित्त वाहिनी और अग्नाशय से आने वाली अग्नाशय वाहिनी दोनों आपस में मिलकर यहाँ पर एक छिद्र के द्वारा ग्रहणी के अंदर खुलते हैं, जिसमें हम कहेंगे पित्ताशय से आने वाला जो पित्तरस होता है या हम कहेंगे लाइसोजाइम है या लेसिथिन जो होते हैं, जो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं, ये आते हैं। और अग्नाशय से विभिन्न प्रकार के अग्नाशय जो रस होते हैं वो इस भाग के अंदर आते हैं। और यहाँ पर एक स्फिंक्टर पाया जाता है या एक अवरोधनी पाई जाती है, जिसको स्फिंक्टर ऑफ ओडी कई बार पूछा जाता है कि यह कहाँ पाई जाती है। स्फिंक्टर ऑफ ओडी जो हम कहेंगे पित्ताशय से आने वाली सामान्य पित्त वाहिनी और अग्नाशय से आने वाली जो अग्नाशय वाहिनी है, ये ग्रहणी भाग के अंदर खुलते हैं और यहाँ पर स्फिंक्टर पाई जाती है, अवरोधनी पाई जाती है। ये क्या करती है, हम कहेंगे भोजन के कणों या अग्नाशय से आने वाले अग्नाशय रस, पित्ताशय से आने वाले पित्त रस, इनको वापस जाने से रोकने का कार्य करती है। इसके आगे की जो संरचना होती है, आगे की ओर हम कहेंगे आगे मध्यांतर या जेजुनम का भाग होता है। और जेजुनम जो होती है वो 1 मीटर के समथिंग होती है, 1 मीटर के समथिंग इसकी लंबाई पाई जाती है। और शुद्रांत्र जो होती है 1.75 मीटर के समथिंग होती है। ठीक है, तो टोटल हम कह सकते हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी लंबाई 3 मीटर के समथिंग होती है, जिसमें ग्रहणी, फिर मध्यांतर और मध्यांतर के बाद में शुद्रांत्र का भाग या इलियम का भाग पाया जाता है। जहाँ पर अब इसकी ओतिकी के अंदर, आंत के ओतिकी के अंदर हम पढ़ेंगे कि इसकी भित्ति के अंदर किस प्रकार सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, और उन माइक्रोविलाई के द्वारा किस प्रकार भोजन का अवशोषण किया जाता है या भोज्य पदार्थों को अवशोषित करते हैं। यानी इसमें क्षुद्रांत जो होती हैं, इलियम जो होती है, इलियम के अंदर पचित भोजन का अवशोषण किया जाता है। इसके आगे हम कहेंगे कि यहाँ से जैसे ही शुद्रांतर होती हैं, शुद्रांतर के अंदर का भोजन का अवशोषण, जो अब ये सारी चीज़ें अपन इसकी मैकेनिज्म के अंदर पढ़ेंगे, किस प्रकार ये तो केवल हम क्या पढ़ रहे हैं, आहार नाल की संरचना पढ़ रहे हैं। इसके बाद में हम पाचन की प्रक्रिया कैसे होती है, मुख गुहिका में पाचन कैसे होता है, आमाशय में भोजन का पाचन कैसे होता है, ग्रहणी है ग्रहणी के अंदर, और फिर पाचन होने के बाद में किस प्रकार भोजन का अवशोषण होता है, किस प्रकार जल का अवशोषण होता है, वो हम आगे पाचन की मैकेनिज्म के अंदर पढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम कहेंगे जैसे ही शुद्रांत्र है, ये वाला जो भाग है, यहाँ पर एक संधि पाई जाती है। इस संधि को कहते हैं इलियोसिकल जंक्शन कहा जाता है। इलियोसिकल जंक्शन कहा जाता है। इस इलियोसिकल जंक्शन के द्वारा हम कहेंगे यहाँ पर ये जो इलियम जो होती हैं, यह इलियम आगे लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर खुलती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में लार्ज इंटेस्टाइन, इसके भी हम 3 भाग पढ़ते हैं, जिसमें पहला सीकम, फिर कोलोन और फिर है रेक्टम। रेक्टम को हम मलाशय कहते हैं। कोलोन या इसको बृहदांत्र कहा जाता है, बृहदांत्र। अब यहाँ पर हम कहेंगे एक वाल्व पाया जाता है, इलियोसिकल वाल्व। इस इलियोसिकल वाल्व के द्वारा जो अपचित भोजन है और जो जल है वो हम कहेंगे
इस भाग के अंदर आता है और इस भाग को हम क्या कहेंगे, सिकम भाग कहते हैं। और इस सिकम भाग की जो लंबाई होती है वो हम कहेंगे लगभग 16 से 10 से 12 सेंटीमीटर के समथिंग होती हैं। उसके बाद में वृद्धांत्र जो है भाग है, वृद्धांत्र की लंबाई है वो 1.30 मीटर के समथिंग होती है। और जो मलाशय है अंतिम भाग 16 से 20 सेंटीमीटर ये लंबा भाग पाया जाता है। इसके अलावा हम कहेंगे यहाँ पर एक और छोटी सी संरचना पाई जाती है, ये वाली, जिसको हम अपेंडिक्स कहते हैं या अंधनाल कहा जाता है, जो मनुष्य के अंदर अल्प विकसित होती है या विकसित नहीं हो पाती है। आपने पहले पढ़ा होता कि जो घास खाने वाले जंतु होते हैं उनके अंदर हम कहेंगे यह अंधनाल पूर्ण रूप से विकसित होती है, जिसके कारण घास के अंदर पाए जाने वाला जो सेलुलोज है, सेलुलोज का पाचन हो जाता है। कभी बार प्रश्न आ जाता है कि मनुष्य के अंदर घास का पाचन क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि घास के अंदर मुख्य रूप से सेलुलोज होता है और सेलुलोज के पाचन के लिए हमारे शरीर में एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। जबकि घास खाने वाले जो जंतु होते हैं उनके अंदर अंधनाल विकसित होती हैं, जिनके द्वारा सेलुलोज का पाचन हो जाता है। जबकि अपन है वो मंड का पाचन कर सकते हैं, क्योंकि पादपों के अंदर जो स्टोरेज भोजन होता है, संचित भोजन होता है, वो मंड के रूप में होता है, तो उसका हम आसानी से पाचन कर सकते हैं। जबकि कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है पादपों के अंदर संचित भोजन है वो मंड के रूप में होता है, जबकि जंतुओं के अंदर तो हम कहेंगे जंतुओं के अंदर जो संचित भोजन है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है और आवश्यकता पड़ने पर यह ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और पाठ के शुरुआत के अंदर भी हमने ये पढ़ा था कि जो ग्लूकोज होता है वो शरीर का ईंधन होता है। ग्लूकोज ही हम कहेंगे ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए काम में आता है। इसके बाद में तो ये जो है अपेंडिक्स है, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स पाई जाती हैं। और वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स एक अपन कह सकते हैं कृमि रूपी परिशेषिका होती हैं, जो अवशेषी अंग के रूप में होती हैं। कभी कभी जैसे सामान्य भाषा के अंदर लोग कहते हैं कि भाई अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गया, तो अपेंडिक्स है वो ये क्या करती हैं, सामान्य रूप से जब अधिक वृद्धि कर लेती हैं तो उस दौरान यह क्या करने लगती हैं, दर्द करने लगती हैं, जिसको शल्य क्रिया के द्वारा इसको काटकर छोटा कर लिया जाता है और वापस यह दर्द करना बंद कर लेती हैं। इसके आगे का हम कहेंगे भाग जो होता है 10 से 12 सेंटीमीटर का जो भाग है वो सिकम कहलाता है। सिकम के ऊपर से अपन बात करते हैं तो बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे जो बड़ा भाग होता है वो कोलोन का होता है और कोलोन के अंदर जल का अवशोषण किया जाता है। ध्यान रखिएगा, पचित भोजन का अवशोषण स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, जबकि जल का अवशोषण है वो लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर इसको 3 भागों के अंदर हम कोलोन को डिवाइड करते हैं। असेंडिंग कोलोन यानी आरोही और ट्रांसवर्स कोलोन यानी अनुप्रस्थ वृद्धांत्र कह सकते हैं, और डिसेंडिंग कोलोन या हम अवरोही कोलोन कहा जाता है। तो इसको 3 भागों के अंदर डिवाइड किया जाता है। इसके अलावा छोटी आंत और बड़ी आंत में मुख्य डिफरेंस क्या होता है कि बड़ी आंत जो होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, उसका व्यास है वो अधिक होता है, जिसके कारण इसको बड़ी आंत कहा जाता है। और इस बड़ी आंत के अंदर हम कहेंगे मुख्य रूप से इसकी जो भित्तियाँ होती हैं इसमें हम कहेंगे जगह जगह पे क्या होता है, इस प्रकार बैंड्स बन जाते हैं, पट्टियाँ बन जाती हैं, और ये पट्टियाँ टीनी कहलाती है। क्या कहलाती हैं? टीनी कहलाती हैं। और इन बैंड्स के कारण यहाँ पर छोटे छोटे बैग्स बन जाते हैं या थैलियों का निर्माण हो जाता है, और इन थैलियों को हम होस्ट्रा कहते हैं। ये जो थैलियाँ होती हैं इसको क्या कहेंगे? होस्ट्रा कहा जाता है। यानी हम कहेंगे वैसे यहाँ पे ये बैंड बन गए, तो बैंड बनने से
अलग अलग, वैसे दीवार तो एक ही इसकी पेरिटोनियम के द्वारा गिरी रहती है, लेकिन हम कहेंगे कि बैंड्स बनने के कारण हमें ऐसे दिखाई देती हैं कि यहाँ पर छोटी छोटी थैलियों से निर्मित होती हैं, उन थैलियों को हम ओस्ट्रा कहते हैं। उसके बाद में कोलोन आगे जो है आगे जाकर मलाशय में खुल जाती हैं, या हम कहेंगे लार्ज इंटेस्टाइन का जो अंतिम भाग होता है वो मलाशय कहलाता है, जहाँ पर हम कहेंगे मल का स्टोरेज किया जाता है, यानी बड़ी आंत के अंदर या लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जल का अवशोषण कर लिया जाता है, और जो अपचित भोजन रहता है उसका मलाशय के अंदर स्टोरेज किया जाता है, मलाशय में संग्रहित किया जाता है, जिसको समय समय पर हम कहेंगे गुदा द्वार के द्वारा शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। अब हम कहेंगे कि मलाशय से आगे का भाग होता है ये गुदा स्तर, यहाँ गुदा स्तर, और गुदा स्तर के बाद में अंतिम जो छिद्र होता है जिसको गुदा कहा जाता है या एनस कहा जाता है। एनस के अंदर भी हम कहेंगे दो प्रकार के अवरोधनी पाई जाती हैं, इंटरनल स्फिंक्टर होते हैं और एक्सटर्नल स्फिंक्टर भी पाए जाते हैं, यानी आंतरिक अवरोधिकाएं व बाह्य अवरोधिकाएं पाई जाती हैं। तो इन अवरोधिकाओं के द्वारा हम कहेंगे जब ये अवरोधिकाएं खुलती है तो मलाशय के अंदर स्टोरेज किया गया अपचित जो भोजन होता है उसको एनस के द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है। और यहाँ पर ये जो इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो पाए जाते हैं उनके संकुचन यानी संकुचित होने के लिए या शिथिलन होने के लिए मुख्य भूमिका है वो डायफ्राम की होती है। यानी हम कहेंगे डायफ्राम जो होता है वो श्वसन का पार्ट है, श्वसन अंग का भाग होता है, जिसमें हम कहेंगे फेफड़ों के सिकुड़ने फैलने में सहायक होता है। इसके अलावा हम कहेंगे कि मलाशय के द्वारा मल को त्यागने में भी हम कहेंगे डायफ्राम की भूमिका होती है। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि मानव जो आहार नाल होती हैं यानी मुख से लगाकर एक पतली नलिका रूपी संरचना, कहीं पे थैलेनुमा भी संरचना बन जाती है, लगाकर गुद्दा तक पाई जाती हैं, जिसको आहार नाल कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। और ये विभिन्न प्रकार के हमने आहार नाल के भाग पढ़े हैं कि भाई कौन कौन से भाग है और कौन कौन से भाग है वो क्या कार्य करते हैं। अगले लेसन के अंदर हम पढ़ेंगे आहार नाल की ओतिकी। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि आमाशय की ओतिकी को समझाइए, ग्रहणी की ओतिकी को समझाइए या आंत्र की ओतिकी को समझाइए। ओतिकी का मतलब कि उसकी जो भित्ति होती है वो किससे बनी होती है, बाह्य स्तर किसका होता है, फिर आंतरिक स्तर, फिर उसके आंतरिक स्तर कौन सा होता है, किस प्रकार इसमें हम कहेंगे जो अनैच्छिक पेशियां पाई जाती हैं कैसे कार्य करती हैं, इसको हम अगले लेसन के अंदर पढ़ेंगे। और उसके बाद में हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पाचक ग्रंथियां, और पाचक ग्रंथियों के बाद में जो अगला रहेगा वो रहेगा हमारा कि मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन, यानी हम कहेंगे पाचन की क्रिया विधि किस प्रकार होती है या पाचन की प्रक्रिया कैसे होती है। थैंक्स, धन्यवाद।